नमस्कार। मैं राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर तथा राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कला से समृद्ध शिक्षा इस कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित छात्र छात्राओं, शिक्षकों, अभिभावकों और संगीत प्रेमी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पंडित साहित्य कुमार नाहर तथा राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारियों का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस व्याख्यान को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है। पिछले कई भागों में आपने संगीत विषय में जानकारी ली होगी, जो विशेष रूप से गायन पर आधारित थी, लेकिन इस भाग से हम वाद्य संगीत पर आपको जानकारी देंगे। आप जानते ही हैं कि भारतीय संगीत पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है, और इस संगीत के प्रसिद्ध होने में बहुत बड़ा हाथ वाद्य संगीत का है। आज सभी लोग जानते हैं कि सितार के महान कलाकार पंडित रविशंकर जी, उस्ताद अली अकबर खां, ऐसे अन्यान्य कलाकारों ने भारत के शास्त्रीय संगीत को वाद्यों पर प्रस्तुत कर पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया और उन्हें दिखाया कि भारतीय संगीत कितना गुणवान है। भारत में दो प्रकार की संगीत धाराएं हैं। एक दक्षिण भारतीय संगीत, जो विशेषकर दक्षिण के 4 राज्यों में प्रसिद्ध है, और दूसरा उत्तर भारतीय संगीत, जो शेष उत्तर भारत में प्रचलित है। हम यहाँ पर उत्तर भारतीय संगीत में प्रचलित वाद्यों की चर्चा विशेष रूप से करेंगे। हमने जब भी अपने इतिहास को देखा होगा, पढ़ा होगा, तो हम जानते हैं कि हमारे यहाँ प्राचीन काल से संगीत एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। और संगीत ही नहीं रहा है, संगीत के साथ तीनों विधाएं, गायन, वादन और नृत्य, प्रारंभ से ही प्रचलित रही हैं। बल्कि इतिहासकारों का मानना है कि मानव जब बिल्कुल सभ्यता की श्रेणी में नहीं आता था, उस समय भी उसने अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए संगीत को माध्यम चुना था। पुरातत्ववेदों ने मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसी अनेक पुरानी सभ्यताओं की खुदाई में ये पाया कि कई प्रकार की मूर्तियां और वाद्य मिले हैं, जो ये बताते हैं कि हमारे देश में संगीत और वाद्य संगीत अति प्राचीन काल से प्रचलित था। आपको जानकारी होगी कि भारत में 4 वेद हैं। उन वेदों में एक सामवेद प्रमुख रूप से संगीत पर आधारित है, और इस वेद में तथा अन्य वेदों में भी अनेक वाद्यों की चर्चा है, जिसमें प्रमुख रूप से वीणा वाद्य की विशेष चर्चा आती है। मध्यकाल में हमारे देश के एक महान ग्रंथकार आचार्य भनत मुनि हुए, जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की, और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया जिसके देश विदेश के लोग भी कायल हैं। वो है वाद्यों का वर्गीकरण। उन्होंने संपूर्ण वाद्यों को 4 भागों में बांटा: तत्वाद्य, सुशिर वाद्य, अवनद्ध वाद्य
और घन वाद्य। अब इनमें अंतर क्या है? जो तत्वाद्य हैं वो उंगलियों से छेड़कर बजाए जाते हैं और तार वाद्यों पर ही बजते हैं। इन वाद्यों में अनेक वाद्य आते हैं, जैसे सरोद, सितार, वीणा वाद्य आप लोगों ने बहुत सुने होंगे। ये वाद्य तत्वाद्यों में आते हैं। इसी प्रकार से सुशिर वाद्य हैं, जिन्हें फूंक कर या हवा भरकर बजाया जाता है, जिसमें शहनाई, बांसुरी और कर्नाटक म्यूजिक का नादस्वरम, इस प्रकार के वाद्य आते हैं। इन्हें सुशिर वाद्य कहा जाता है। तीसरे अवनद्य वाद्य हैं, जो थाप के द्वारा, हाथों के द्वारा थाप देकर बजाए जाते हैं, जिसमें केवल उंगलियों का प्रयोग होता है, जैसे कि तबला, पखावज, मृदंग आदि। और चौथा उन्होंने जो वर्गीकरण में रखा वो है घन वाद्य, जो संगीत से बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है, लेकिन उनमें अच्छी और मधुर ध्वनि भी निकलती है, जैसे घंटा है, झांझ है, मजीरा है। ये वाद्य भी बहुत सी जगहों में प्रयोग किए जाते हैं। और हमारे देश में मंदिरों में जब भजन गाए जाते थे या विभिन्न प्रकार के मंत्रोच्चार का उपयोग किया जाता था, तब इन वाद्यों का प्रयोग होता था। तो इस प्रकार से 4 वाद्यों का उन्होंने वर्गीकरण किया। और ये वाद्य हमारे यहाँ हर समय बजते रहे। आप जानते हैं कि इसमें से कुछ मंगल वाद्य भी कहे जाते हैं, जैसे कि शहनाई है, तो जब घर में कोई उत्सव होता है, मांगलिक कार्य होते हैं, तो शहनाई बजती है। इसी प्रकार से अनेक वाद्य थे जो लगातार हमारे देश में प्रचलित में रहे, और इन वाद्यों से प्रेरणा लेकर अनेक देशों में नए वाद्यों की रचना हुई। स्वर वाद्यों में आचार्य भरत ने अनेक प्रकार की वीणाओं का वर्णन किया है, जैसे चित्रा वीणा, कच्छपी वीणा, मत्त कोकिला, सरस्वती। बहुत सी वीणाएं हैं जिनके प्रकार अलग होते थे, जिनकी वादन की विधि थोड़ी सी अलग होती थी, परंतु उनसे बहुत मधुर ध्वनि निकलती थी। वादन में 2 प्रकार होते हैं, एक स्वर वाद्य और दूसरे ताल वाद्य। स्वर वाद्य मतलब सितार, सरोद, वीणा, इसराज, दिलरुबा, वायलिन, गिटार, संतूर, सारंगी, बांसुरी, शहनाई, ये सारे स्वर वाद्य आते हैं। और तबला, पखावज और मृदंग ये ताल वाद्य कहे जाते हैं, क्योंकि ये ताल से संबंधित हैं। जब किसी गीत की प्रस्तुति दी जाती है तो उसमें साथ में ताल होता है, और उस ताल का वादन तबला, पखावज या मृदंग पर होता है। वैसे ही भारतीय शास्त्रीय संगीत में जो चीजें गायन द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं, उन्हीं को एक विभिन्न शैली में स्वर के माध्यम से जब हम प्रस्तुत करते हैं तो वह स्वर वाद्यों पर प्रस्तुत करना होता है। यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गायन में शब्दों का आधार होता है। जब कोई गायन में बंदिश गाई जाती है तो उसमें शब्द होते हैं और उस शब्द के अर्थ भी होते हैं, परंतु वादन में, स्वर वाद्यों के वादन में, सितार, सरोद, गिटार, वायलिन, बांसुरी, किसी भी वाद्य पर जब हम भारत में प्रचलित भारतीय रागों को बजाते हैं तो वो केवल स्वर के माध्यम से सामने आते हैं। इसका एक अर्थ ये है कि भावों का प्रकटीकरण केवल गायन के माध्यम से नहीं बल्कि स्वरों के माध्यम से ही होता है। शब्द गायन में केवल आधार देने के लिए होते हैं, लेकिन मुख्य जो भाव संप्रेषण होता है वो स्वरों के माध्यम से होता है। इसीलिए वादन को गायन के बराबर रखा गया है। जिस तरह गायन की एक एकल प्रस्तुति कोई कलाकार देता है, उसी प्रकार से स्वरवाद्य की भी
एकल प्रस्तुति होती है। उस एकल प्रस्तुति में गायन की ही तरह राग का पूरा विस्तार किया जाता है। आपने सुना होगा राग यमन, राग भैरव। हमारे भारतीय संगीत में अनेक राग हैं और इन रागों की ये विशेषता है कि ये समय के अनुसार इनका प्रस्तुतिकरण होता है, इनका गायन वादन होता है। गायन वादन का अर्थ यही है कि गायन का मतलब गायन की शैली से और वादन का मतलब स्वर वाद्यों के माध्यम से गाया जाता है। स्वर वाद्यों को बजाने में गायन का आधार अवश्य मिलता है, परंतु अनेक कलाकारों ने हमारे देश में वाद्यों पर अपनी शैलियां विकसित की और उसका एक अलग रूप प्रस्तुत किया। अब हम आपको कुछ वाद्य दिखाएंगे जो हमारे देश में विशेष रूप से प्रचलित हैं, जैसे वीणा। वीणा भारतीय वाद्यों का एक प्रमुख वाद्य ही नहीं बल्कि आधार वाद्य माना जाता है। भारत में सबसे पहले अगर किसी वाद्य का इतिहास प्राप्त होता है तो उसे वीणा कहते हैं, जिसको मध्यकाल में बीन कहा जाने लगा था। आपने देखा होगा कि मां सरस्वती के हाथों में भी वीणा ही होती है। हमारे यहाँ भारतीय पुराने प्राचीन जितने भी देव हैं उनका किसी न किसी वाद्य से अवश्य संबंध है। नारद मुनि के हाथ में आपने एक तारा देखा होगा। इससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि वाद्य भी उतने ही प्राचीन हैं जितना प्राचीन भाषा है या जितना प्राचीन गायन है। वाद्यों के माध्यम से भी बराबर भावों का संप्रेषण, उल्लास या दुख व्यक्त किया जाता रहा है। तो वीणा एक ऐसा वाद्य है जो विशेष रूप से उत्तर भारत में भी और दक्षिण भारत में भी प्रचलित है। वीणा के अनेक रूप हैं। विभिन्न प्रकार की वीणाओं का प्रयोग भारतीय संगीत में मिलता है। इसमें एक उसका रूप विचित्र वीणा भी है। आप देख रहे होंगे विचित्र वीणा। यह वीणा भी उसी वीणा की तरह बजाई जाती है, लेकिन इसके बजाने का ढंग अलग है। इन दोनों ही वाद्यों पर शास्त्रीय संगीत ध्रुपद प्रस्तुत किया जाता है। जिस जमाने में हमारे देश में ध्रुपद ज्यादा प्रचलित था, उस समय भी वीणा वादन होता था और ध्रुपद में वीणा एक संगत वाद्य के रूप में कार्य करता था। इसी प्रकार अति प्राचीन काल में, वेद कालों में भी मंत्रोच्चार के साथ या अन्य देव स्तुतियों के साथ वीणा का प्रयोग होता था। फिर मध्यकाल में एक बहुत अच्छा वाद्य, मधुर वाद्य सामने आया जिसका नाम है सितार, जिसको सेहतार भी कहा गया है। हमारे देश में ये मान्यता है और इतिहासकारों की भी मान्यता है कि हमारे यहाँ जो एक तंत्री, द्वितंत्री, त्रितंत्री वीणाएं प्रचलित थी, उसी का सितार एक परिवर्धित रूप है। ऐसा भी माना जाता है कि सितार को कुछ बाहर के विदेशी आए हुए संगीतज्ञों ने उसको बनाया, परंतु मूल रूप से ये वाद्य देश में मौजूद था और उसको परिवर्तित करके सितार का एक सुंदर रूप सामने आया। और पिछले लगभग 400 सालों से या 500 सालों से सितार हमारे देश में शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत करने का एक प्रमुख माध्यम माना जाता है। इसके बाद एक वाद्य आता है सरोद। सरोद वाद्य जो है वो अफगानिस्तान में प्रचलित रबाब वाद्य का परिवर्धित रूप है। आपको पता है कि जब अखंड भारत था और सारे देश जो आज हमसे अलग हो चुके हैं, वो देश जब भारत में ही समाहित थे, उस समय ये वाद्य वहां पर बजता था और फिर ये देश में आया और सरोद की एक बड़ी परंपरा यहाँ पर गायन वादन की प्रारंभ हुई, जिसमें
अनेक बड़े कलाकारों ने यहाँ पर उसमें अपना योगदान दिया और सरोद शास्त्रीय संगीत को प्रस्तुत करने का एक प्रमुख वाद्य बन गया। दूसरा एक वाद्य है सुरबहार। इस वाद्य को, ये वाद्य मध्यकाल के बाद प्रचार में आया, क्योंकि उसको कुछ अच्छे कलाकारों ने इसको सितार में कुछ परिवर्तन करके सुरबहार बजाया, जिसमें कुछ मोटे तार बांधे गए ताकि ध्रुपद धमार का ठीक से प्रस्तुतिकरण हो सके। सुरबहार के भी अनेक बड़े कलाकार इस देश में हुए, जिन्होंने ध्रुपद के साथ साथ ख्याल गायन और विभिन्न प्रकार के शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दी। फिर हम सुशिर वाद्य की चर्चा करेंगे तो वंशी, बांसुरी का नाम आते ही श्री कृष्ण का नाम सामने आता है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे, और उनके बांसुरी वादन का क्या प्रभाव पड़ता था, ये सब हम अपने ग्रंथों में पढ़ चुके हैं। वंशी एक ऐसा वाद्य है जो अत्यधिक मधुर वाद्य है और फूंक कर बजाया जाता है। हमने जैसे कि पहले भी बताया कि जो फूंक कर बजाने वाले वाद्य हैं उन्हें सुशिर वाद्य की श्रेणी में रखा जाता है। बांसुरी और वंशी में थोड़ा फर्क है। आपने बचपन में देखा होगा कि मुंह में ऐसे रख के सामने जो बजाई जाती है उसे बांसुरी बोलते हैं, और वंशी को इस तरीके से रख के बजाया जाता है। वंशी पर अनेक कलाकारों ने इस देश में 18वीं-19वीं शताब्दी से शास्त्रीय संगीत बजाना प्रारंभ किया, जिसमें पंडित पन्नालाल घोष और अब आज के समय के मूर्धन्य कलाकार पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का नाम आता है, जिन्होंने इस वाद्य पर संपूर्ण शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति उसी प्रकार से दी जैसे कि सितार, सरोद या अन्य वाद्यों पर होती है। इन्हीं वाद्यों के साथ एक अन्य दूसरा वाद्य है शहनाई। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने शहनाई को बचपन से ही देखा होगा। किसी भी शादी समारोह में या कोई भी शादी समारोह शहनाई के बिना पूर्ण नहीं होता। शहनाई एक ऐसा वाद्य है जिसके ऊपर शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत करना बहुत कठिन काम है, लेकिन हमारे देश के मूर्धन्य कलाकार और भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब ने इस वाद्य को प्रमुखता से सामने लाया और इस पर संपूर्ण शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत करके इसे एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। एक अन्य वाद्य है जो मध्यकाल से विशेष रूप से प्रचलित रहा, जिसे हम सारंगी कहते हैं। कुछ लोगों ने इसको 100 रंगी कहा है। इतने रंग इस वाद्य में है, अनगिनत है। हमारे यहाँ ये भी प्रचलित है कि रामायण काल में रावण सारंगी बजाने में महारत हासिल थी रावण को। वो जो वाद्य बजाया करते थे, आज भी उस प्रकार का एक वाद्य हमारे देश में राजस्थान में पाया जाता है, जिसे हम रावण हत्था कहते हैं। उसी का सारंगी एक परिवर्धित रूप है और मध्यकाल में सारंगी प्रचलित हुई। इसके बाद धीरे धीरे सारंगी का विकास हुआ, उसमें विभिन्न प्रकार की तारें जोड़ी गई, उसमें तरबे लगाई गई। तरब का अर्थ होता है कि मूल तारों के नीचे कुछ तारें होती हैं जो उस तार के सपोर्ट में ध्वनि करती हैं। फिर धीरे धीरे सारंगी वादकों का प्रचलन होने लगा और अनेक बड़े सारंगी वादक इस देश में हुए, जिन्होंने इस वाद्य को शास्त्रीय संगीत में एक प्रमुख वाद्य के रूप में स्थान दिलाया। इसी प्रकार के एक वाद्य है इसराज, जो सारंगी और सितार का ही एक परिवर्धित रूप है। एक अन्य वाद्य भी इसी प्रकार का है, दिलरुबा। हालांकि ये वाद्य आजकल प्रचलन में नहीं है, परंतु इन वाद्यों पर भी शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत किया जाता है। एक प्रमुख वाद्य जिसका
प्रमाण वेदकालीन साहित्य में भी मिलता है, वो है संतूर, जिसे 100 तारों का वाद्य माना जाता है। इस वाद्य का प्रचलन बहुत प्राचीन काल से था, परंतु आधुनिक काल में यानी 19वीं शताब्दी में हम कह सकते हैं कि इस वाद्य पर शास्त्रीय संगीत का वादन प्रारंभ हुआ। पहले यह वाद्य लोक संगीत में प्रयोग किया जाता था, परंतु कश्मीर से निकले देश के सुप्रसिद्ध कलाकार पद्म विभूषण पंडित शिव कुमार शर्मा और उनके पिताजी ने और उनके बाद अन्य अनेक कलाकारों ने इस वाद्य को इतना प्रसिद्ध कर दिया कि फिल्म संगीत से लेकर शास्त्रीय संगीत तक प्रत्येक जगह पर इस वाद्य का प्रयोग किया जाता है। अगला एक प्रमुख वाद्य है वायलिन। इसको गज वाद्य भी बोलते हैं, बो इंस्ट्रूमेंट। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो गज के माध्यम से बजाया जाता है। सारंगी को भी गज के माध्यम से बजाया जाता है, वैसे वायलिन को भी गज के माध्यम से बजाया जाता है। यह मूलतः पाश्चात्य वाद्य है। हालांकि भारतीय इतिहासकारों की यह मान्यता है कि हमारे यहाँ पिनाकी, वीणा और रावण हत्ता जैसे कई वाद्य थे जो गज के माध्यम से बजाए जाते थे, और मध्यकाल में ये वाद्य किसी समय पाश्चात्य देशों में पहुंचे और वहां पर इनको मॉडिफाई किया गया और इसके बाद वो वायलिन के रूप में सामने आया। परंतु इस वायलिन की जिस प्रकार की संरचना है, उस संरचना को देखते हुए हमें पश्चिमी देशों को ये श्रेय देना पड़ेगा कि उन्होंने वायलिन जैसा सुंदर वाद्य सामने रखा। वायलिन वाद्य मात्र 150 वर्षों पूर्व भारत में आया। त्रावणकोर के राजा स्वाति तिरुनाल, जिन्होंने सबसे पहले इस वाद्य को देखा, जब कुछ अंग्रेज उनके यहाँ इस वाद्य को बजाते थे, तो उन्होंने अपने यहाँ के 2 प्रसिद्ध संगीतज्ञों को, जिसमें थे बालूश्वर स्वामी दीक्षित, उनको वो वाद्य सौंपा और उस पर कहा कि इस पर शास्त्रीय संगीत बजाएं। तब से कर्नाटक संगीत में वायलिन एक प्रमुख वाद्य बन गया और उस पर स्वतंत्र रूप से शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत किया जाने लगा। इसके बाद यह वाद्य उत्तर भारत में भी आया और उत्तर भारत में पंडित गजानन राव जोशी, श्रीधर पारसेकर, पंडित विष्णु गोविंद जोग, उस्ताद अलाउद्दीन खां जैसे अनेक लोगों ने वायलिन पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, जिसको उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत कहते हैं, वो बजाया और इस वायलिन को पूरे देश में प्रसिद्ध किया। आप सभी जानते हैं कि फिल्मों में वायलिन का कितना प्रयोग होता है। एक समय तो 50-50 वायलिन एक साथ बजा करते थे और उनसे विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकाली जाती थी। फिल्म संगीत में वायलिन का बहुत अधिक प्रयोग हुआ क्योंकि एक मधुर वाद्य है, लेकिन शास्त्रीय संगीत में इस वायलिन का, इस वाद्य का बाकायदा पदार्पण हुआ और इसने अपना एक स्थान बनाया। इसके बाद मैं एक और पाश्चात्य वाद्य की चर्चा करूंगा। वो वाद्य है गिटार। गिटार जो है वो सब बहुत ही लोकप्रिय वाद्य है, आप सभी ने देखा है। लेकिन गिटार 2 प्रकार के होते हैं, एक स्पेनिश गिटार और दूसरा हवाइन गिटार। अब दोनों में अंतर क्या है? मुख्य रूप से कॉर्ड्स देने के लिए, रिदम देने के लिए होता है, जबकि हवाइन गिटार एक ऐसा वाद्य है जिसे भारतीय संगीत में प्रवेश मिला और इस वाद्य पर कलाकारों ने शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत किया। उसका कारण यह है कि भारतीय संगीत का एक प्रमुख तत्व है मींड। मींड जिसको हम इंग्लिश में ग्लाइड कहते हैं, मतलब 2 स्वरों को इस तरह से बजाना कि उनके बीच में कोई ब्रेक ना हो, उसको कहते हैं मींड। ये तत्व
यह टेक्निक ऐसी है जो भारतीय शास्त्रीय संगीत को प्रस्तुत करने में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टेक्निक के बिना आप गायन के अनुसार वादन प्रस्तुत नहीं कर सकते। हवाइन गिटार एक ऐसा वाद्य है जिसमें मीड़ प्रचुर मात्रा में है। एक स्ट्रोक में आप अनेक स्वरों को इसमें बजा सकते हैं, इसलिए गायन का बहुत कुछ पार्ट इस वाद्य पर बजाना संभव है, जिस कारण से इसको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अडॉप्ट किया गया। इनके अलावा एक और वाद्य है जो पिछले 150-200 शतक से हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा प्रचलित है, लगभग हर घर में कह सकते हैं आप पाया जाता है, और आप सभी ने देखा होगा, उसको कहते हैं हारमोनियम। यह भी एक सुशिर वाद्य है। इस वाद्य को तो बहुत से लोग अपने आप ही बजाना सीख लेते हैं, हालांकि इस वाद्य की कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि मीड़ ये तत्व इस वाद्य में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस वाद्य को कलाकारों ने इतना अच्छे तरीके से बजाया कि आज वो भी भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक प्रमुख सहयोगी वाद्य बन गया है। इन वाद्यों की चर्चा के बाद मैं आपके समक्ष, चूंकि आप सभी जानते हैं कि संगीत एक प्रदर्शनकारी कला है और उसका प्रदर्शन किया जाए तो बात अधूरी रहती है। चूंकि मैं स्वयं हवाइन गिटार बजाता हूं, तो मेरे विद्यार्थी यहां पर उपस्थित हैं, वो हवाइन गिटार वादन प्रस्तुत करेंगे और साथ में पहले आपको स्पेनिश गिटार भी दिखाएंगे। इसको हटाना पड़ेगा। अर्धा तास झालं ना? अर्धा तास झालं। इसको ऐसे कर दो। प्रस्तुतिकरण के लिए मेरे साथ मेरे 3 विद्यार्थी उपस्थित हैं। श्री अमन कुमार वर्मा, श्री भावेश कुमार शाही तथा जॉर्ज विंसेंट, और तबले पर श्री विकास विपट। सबसे पहले मेरे विद्यार्थी आपके समक्ष देशभक्ति गीत प्रस्तुत करेंगे। शुरू।
ये गिटार जो है, अमन कुमार जी दिखाइए, ये इंस्ट्रूमेंट दिखने में स्पेनिश गिटार जैसा ही है, परंतु इसमें तारों का अरेंजमेंट विभिन्न प्रकार से किया गया है और ये विद्यार्थियों के सीखने के लिए स्पेशली बनाया गया है, जबकि एक व्यावसायिक कलाकार को बजाने के लिए इस तरीके का गिटार है जिसमें नीचे तरफ की तारें लगाई गई हैं और कुल 21 तारें इस वाद्य में है। अब मेरे विद्यार्थी जॉर्ज विंसेंट आपको स्पेनिश गिटार दिखाएंगे। इस वाद्य में मूल रूप से कॉर्ड्स बजते हैं। बजाइए। जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया कि स्पेनिश गिटार में चूंकि कुछ लिमिटेशंस हैं, इसलिए उस पर शास्त्रीय संगीत का विधिवत गायन वादन संभव नहीं हो पाता है, परंतु हवाइन गिटार पर संपूर्ण का वादन हो सकता है। तो सर्वप्रथम आपके सामने मैं अपने विद्यार्थियों के साथ समय के अनुकूल राग भीम पलासी प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें से थोड़े से आलाप के बाद 2 तालों में 2 गते बजाई जाएंगी और इसके बाद अंत में झाला बजाएगी।
वाला रखो यार सामने, तो इसमें लगाओ ठीक से फिर। 15 मिनट? हाँ सर, 5:15 झाले। अच्छा, बोल लो कमी काय? तुम्ही असं करा की ह्या 1-4 मिनिटं कमी होती, तुम्ही असं करा मध्यला वाली जरा आरामात वाजवा, काही नका। हाँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से कुछ समय तक आप प्रसारण नहीं सुन सके हैं। हम अपने विद्यार्थियों के साथ हवाइन गिटार पर राग भीम पलासी पेश कर रहे हैं। इससे पहले हमने विलंबित गत में बजाया था, 3 ताल में गत बजाई थी। अब द्रुत 3 ताल में एक गत बजा रहे हैं जो आपके सामने प्रस्तुत है। इसके बाद फिर झाला बजाएंगे।
शास्त्रीय संगीत उसके सबसे आखिर में झाला, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, वो बजाया जाता है। अब मैं अपने विद्यार्थियों के सामने आपके सामने झाला प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो 3 ताल में बजाया जा रहा है। अधिकांश शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों का समापन राग भैरवी से होता है। तो अभी आपने भीम पलासी राग सुना। अब एक भैरवी में दादरा बजाने के साथ, जो कि 6 मात्रा में बजाया गया है, एक धुन बजाकर फिर आगे का व्याख्यान करेंगे।
तो इस प्रकार आज आपने हवाइन गिटार पर सुना कि शास्त्रीय संगीत को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। उसी प्रकार से हम इस स्वरवाद्य की श्रृंखला में अगली बार आपके समक्ष सितार वाद्य पर, भारतीय संगीत के एक प्रमुख वाद्य सितार पर व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे, प्रदर्शन भी प्रस्तुत करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से सितार का वादन होता है और उस वाद्य की क्या खूबियां हैं। एक कलाकार उस वाद्य को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और मैं विद्यार्थियों से अपेक्षा करता हूं कि वो इस वाद्य के बारे में पूरी जानकारी लें, पढ़ें और वाद्यों में भी जानकारी लें, जिससे उनको ये व्याख्यान और आसानी से समझ में आएगा। इसी के साथ मैं आज इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए अपनी संपूर्ण टेक्निकल टीम को धन्यवाद देता हूं, उनका आभारी हूं। साथ ही राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय तथा राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश का आभारी हूं कि आज ये अवसर मिला कि आपको स्वरवाद्य के संबंध में मैं कुछ जानकारी दे सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।